आज हम लोग नया यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट जिसको इकाई 3 कहते हैं, इसका नाम है वैद्युत रसायन या विद्युत रसायन। यह पाठ भी आपको 5 अंक का होता है। तो देखिए, हम लिखने जा रहे हैं इकाई 3। इसको अंग्रेजी में यूनिट 3 लिख दिया हमने, देखा आप लोगों ने। इसका नाम है वैद्युत रसायन। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं वैद्युत रसायन। इसको विद्युत रसायन भी कहा जाता है। देखिए हम दूसरा भी नाम लिख दिया, विद्युत रसायन। ये तीसरा यूनिट है, अर्थात इकाई 3 है। इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो अंग्रेजी यहाँ हमने लिख दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यह पाठ भी 5 अंक का लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने अंक 5 लिख दिया, मार्क्स जो है 5 हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि वैद्युत रसायन अर्थात विद्युत रसायन का डिफिनीशन यहाँ लिखेंगे। देखिए कैसे लिख रहे हैं। यहाँ डिफिनीशन इसका हेडिंग में लिख दिया, भौतिक रसायन की वह शाखा। हमने लिख दिया है कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा। हमने लिखा है भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत रसायन या विद्युत रसायन कहलाता है। देखिए हमने वैद्युत रसायन का डिफिनीशन लिख दिया है। आज भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। देखिए पीछे पढ़ रहे हैं, हमने लिखा है भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन या विद्युत रसायन कहलाता है। अब आगे हम चर्चा यौगिकों का वर्गीकरण या यौगिकों के प्रकार करेंगे, जिसको हेडिंग लिखने जा रहे हैं। देखिए यौगिकों का प्रकार हमने लिख दिया। इसको अंग्रेजी में टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स पढ़ेंगे ना। अब कंपाउंड जो है क्या होते हैं, बहुत से आधार पर पढ़े हुए हैं हम लोग यौगिकों का वर्गीकरण या प्रकार, लेकिन इसके अंदर रासायनिक दृष्टिकोण से हम लोग
यौगिक का प्रकार पढ़ेंगे ना। तब यहाँ देखिए कैसे लिखने जा रहे हैं। रासायनिक दृष्टि से यौगिक दो प्रकार के होते हैं। यौगिक दो प्रकार के होते हैं। हमने लिख दिया है रासायनिक दृष्टि से यौगिक दो प्रकार के होते हैं। अब पहला हम लिख देते हैं वैद्युत अनपघट्य। इसको अंग्रेजी में नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ा जाता है। ठीक, हमने लिख दिया है वैद्युत अनपघट्य। देखिए यौगिक का ये पहला प्रकार हम लिखे हैं, तो कैसे लिखेंगे यहाँ से चालू करेंगे। देखिए वे यौगिक जो हमने लिखा है, वे यौगिक जो गलित अवस्था अर्थात जो गला हुआ अवस्था में हो, गलित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में। देखिए हमने लिखा है कि वे यौगिक जो गलित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। वैद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। देखिए हमने लिखा है वे यौगिक जो गलित अवस्था अर्थात जो गल जाता है उस अवस्था में या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। वैद्युत अनपघट्य कहलाते हैं, हमने लिख दिया है। ठीक, अब जैसे लिख रहे हैं देखिए यहाँ पर नीचे आप लोगों को कौन कौन से वैद्युत आपको बना अनपघट्य है। जैसे यहाँ पर हमने चीनी लिख दिया। चीनी जो होता है यह आयनों में नहीं टूटता है, अर्थात यह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक ना। इसके बाद देखिए हम ग्लूकोज लिख दिया। ठीक, इसके बाद यूरिया लिखा। यूरिया भी जो है क्या होता है कि विद्युत अनपघट्य है। यहाँ पर क्लोरोफार्म लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर लिख दिया एथिल एल्कोहल आदि लगा दिया। देखिए ये जो हमने लिखा है चीनी, ग्लूकोज, यूरिया, क्लोरोफॉर्म और एथिल अल्कोहल जो है ये जो है वैद्युत अनपघट्य है, अर्थात ये गलित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। अब देखिए दूसरे प्रकार पर चर्चा करेंगे। अब इसको मिटा करके अगला प्रकार लिखने जा रहे हैं। देखिए दूसरा प्रकार है वैद्युत अपघट्य। इसको अंग्रेजी में
लाइट्स पढ़ेंगे। हमने दूसरे प्रकार में लिख दिया है वैद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, अर्थात वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से लिखने जा रहे हैं, देखिए। वे यौगिक जो गलित, हमने लिखा है वे यौगिक जो गलित अवस्था लिख दिया, या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। देखिए हमने लिख दिया है वे यौगिक जो गलित अवस्था, अर्थात जो गली हुई अवस्था में या जलीय विलयन की अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, वही जो है क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब देखिए वैद्युत अपघट्ट की दो श्रेणियां हैं, अर्थात वैद्युत अपघट्ट दो प्रकार के होते हैं, अर्थात वैद्युत अपघट्ट को दो वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ क्या लिखने जा रहे हैं, देखिए वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। देखिए हमने लिख दिया है अभी बोर्ड पर, वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए ए नंबर में डाल रहे हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य हमने लिख दिया है। वैद्युत अपघट्य का पहला प्रकार हमने लिख दिया है क्या, प्रबल वैद्युत अपघट्य। अंग्रेजी में इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। देखिए हमने अंग्रेजी में इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कह दिया। अब इसका डिफिनीशन लिखेंगे, अर्थात किस प्रकार के वैद्युत अपघट्य को प्रबल वैद्युत अपघट्य कहेंगे। देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, वे वैद्युत, हमने लिख दिया है वे वैद्युत अपघट्य जो, हमने लिखा है वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में, हमने लिखा है वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। देखिए हमने लिख दिया है वे वैद्युत अपघट्य, इसको इन्वर्टेड कॉमा में हमने डाल दिया है, लिखा है वे वैद्युत अपघट्य जो विलयन, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। आप लोग देख लिया है कि जलीय विलयन में जो पूर्णतः आयनित हो जाएगा उसी को क्या कहा जाएगा, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहेंगे। अब जैसे चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, जैसे H2SO4 है जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधकाम्ल कहता है आदमी, इसको प्रबल वैद्युत अपघट्य की श्रेणी में रखा गया है। HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल हम लोग पढ़ते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य की श्रेणी में है।
HCl है, ये लोग अम्ल हो गए। ठीक, इसके बाद हम क्षार के बारे में लेने हुए, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक हम पढ़ते हैं। इसके बाद KOH लिख दिया। ठीक, ये 3 ठो अम्ल लिखे हुए हैं जो प्रबल अम्ल हैं और प्रबल वैद्युत अपघट्ट की श्रेणी में आएंगे, ये क्षार हो गए। ठीक ना। अब NaCl, KCl, NH4NO3, K2SO4 आदि लिख दिया हमने ना। ये लोग जो है लवण है, जिसको सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं, इसको पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट है। ये लोग जो है प्रबल वैद्युत अपघट्ट की श्रेणी में आते हैं। ठीक, अब जो है दूसरे प्रकार आएगा दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, पढ़ेंगे उसको। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट हमने लिख दिया। यहाँ अंग्रेजी में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ते हैं ना, अंग्रेजी में हमने इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ दिया। ठीक, और ऊपर मिटाकर लिखने जा रहे हैं डिफिनीशन इसका। अब देखिए क्या होता है। देखिए, अब चर्चा करने जा रहे हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की। इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। अब क्या लिखने जा रहे हैं देखिए, ये हेडिंग में लिख रहे हैं वे वैद्युत अपघट्ट। हमने लिख दिया है वे वैद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। देखिए, हमने लिखा है वे वैद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। देखिए, हमने लिखा है वे वैद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होगा, कंप्लीट जो है आयन में बदलेगा नहीं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। अब देखिए, इनका जैसे लिख देते हैं, जैसे में CH3COOH लिख दिया। CH3COOH को एसिटिक अम्ल पढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद H2CO3 लिख दिया। यह भी जो है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, चाहे दुर्बल अम्ल है, इसको कार्बोनिक अम्ल पढ़ा जाता है। H3PO4 जो होता है फास्फोरिक अम्ल है। इसके बाद H3BO3, देखिए इसको बोरिक अम्ल पढ़ा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में इन लोगों को पूछता है। ठीक, अब एक नया अम्ल HCN है, इसको हाइड्रोजन साइनाइड रासायनिक नाम लगी प्रुसुइक अम्ल पढ़ते हैं इसको। ये लोग जो है आपको क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की श्रेणी में आएंगे। चाहे आपको देखिए NH4OH लिख दिया, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्षार हो गए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको पढ़ेंगे ना। ये लोग जो है आपको दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्षार हुए। अब हम यहाँ पर ZnCl2 लिख दिए, जिसको जिंक क्लोराइड पढ़ते हैं हम लोग, और इसको मर्क्यूरी क्लोराइड पढ़ते हैं। ये लोग लवण हो गए। लवण की श्रेणी में ये लोग दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। और जो है आज इतना ही रहेगा। अब अगला टॉपिक अगले वीडियो में बनेगा। 20 मिनट पूरा।